हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत करता हूँ सभी को। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेट्स चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। याद रहे, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये न्यू एनसीईआरटी बुक का है, जो एनसीईआरटी के जो यू कैन से ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है। इसमें लिखा हुआ कि रैशनलाइज 2024 टू 25। ये एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन है, इसका आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने पुराना वाला डाउनलोड करके रखा है, तो वहाँ पर हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट जो रैशनलाइज्ड 2024 है उसको आपको डाउनलोड करना है उस वाले वेबसाइट से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को। ये वाला होमवर्क है ना, कि 200 इंडिविजुअल्स है टोटल में, और 120 लोगों को केमिकल C1 से स्किन डिसऑर्डर है और C2 से 50 लोगों को, और दोनों से C1 एंड C2 से 30 मतलब 30 लोगों को हमें बताना है कि C1 और C2 से किन किन को प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर है। C1 से किसको है लेकिन C2 से किसको नहीं है, C2 से है लेकिन C1 से किसको नहीं है, यह हम निकालने जानते हैं। कैसे? देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे पता लगाएंगे कि यूनियन यूज़ करना है या इंटरसेक्शन। अगर क्वेश्चन में और लिखा है तो आपको यूज़ करना है यूनियन। क्या समझे? अगर क्वेश्चन में और लिखा है तो यूज़ करो यूनियन वाला, और अगर क्वेश्चन में एंड लिखा है तब तुमको यूज़ करना है इंटरसेक्शन। क्या करना है? तब तुमको इंटरसेक्शन यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूँ तो एग्जांपल कहाँ से दूँ? मैंने कुछ करवाया था क्या? कुछ एग्जांपल्स है क्या? एग्जांपल्स नहीं है। हाँ, और देखो देखो देखो, हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जब यहाँ पर एंड यूज़ हुआ तो हमने क्या निकाला? हमने निकाला इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जब भी एंड वर्ड दिखेगा तो आपको इंटरसेक्शन यूज़ करना है। देखो, हमने इंटरसेक्शन यूज़ किया था, ठीक है ना। और अगर और दिखेगा तो हमको यूनियन यूज़ करना है। समझ आया? ओके ओके। तो यहाँ पर और लिखा है तो हमें यूनियन यूज़ करना है। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा? नंबर ऑफ इसमें क्या होगा? C1 यूनियन C2। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट C1 यूनियन C2। ठीक है भाई, ओके। अब C1 कितना है और C2 कितना है, इसका यूनियन करो। ओके, फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या है बताओ? याद है फॉर्मूला क्या? अगर आपको याद है तो बता देता हूँ। फॉर्मूला ऑफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C1 यूनियन C2 होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो यहाँ पर एंड है C1 एंड C2, मतलब ये किसको यूज़ कर रहा है, मतलब किसको दर्शा रहा है? ये है आपका C1, या आपका C1 इंटरसेक्शन C2 को दिखा रहा है ये। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट C1 इंटरसेक्शन C2, ये इसको मीन करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंड लिखा है। अच्छा, तो फॉर्मूला यूज़ हो चुका है यहाँ पर, तो बिठा दो वैल्यू उसको। C1 पता है 120, C2 पता है 50, माइनस करो इसको 30 से। सो 170 से माइनस कर दिया तुमने 30 को, तो 140 रह जाएगा, सिंपल। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है या तो 140 लोग या तो वो C1 से बीमार है, मतलब उनका स्किन डिसऑर्डर है, या फिर वो C2 से अपना स्किन डिसऑर्डर उनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, या तो वो C1 से अफेक्टेड है या फिर वो C2 से अफेक्टेड, और मतलब क्या, या तो। ठीक है, अच्छा, तो ये 140 होगा इसका आंसर यूनियन करने के बाद। ये आपका आंसर हो गया पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले का आंसर देखो, C1 बट नॉट C2। C1 से होना चाहिए। ऐसे ऐसे कौन से लोग हैं जिनको C1 से प्रॉब्लम है लेकिन C2 से नहीं है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ओनली C1 है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ओनली C1, और ओनली C1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर्मूला है अपने पास ओनली C1 का। क्या फॉर्मूला है दिखाता हूँ।
ओनली C1 लिख सकता हूँ मैं इसको। फॉर्मूला क्या है कि एन C1 से माइनस कर दो एन C1 इंटरसेक्शन AC, एन C1 इंटरसेक्शन C2। ओके, ये हो गया आपका फार्मूला वाला। ठीक है, ये तो फार्मूला हमने यूज़ किया। ठीक है, अगर ओनली ए वाला फार्मूला हम देखें जो कि ये A माइनस बी, उसका फार्मूला क्या है, एन A माइनस A और B का इंटरसेक्शन। ठीक है ना, वैसे ही C1 से हो रहा है लेकिन C2 से नहीं हो रहा है। मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ C1 से हो रहा है, जिसका मतलब ओनली C1, और ओनली C1 मतलब क्या, ओनली A वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका फार्मूला भी याद नहीं है तो फार्मूला याद कर लो भाई लोग, बिकॉज नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज फार्मूला के बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, फार्मूला के बिना तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और हाँ एक और बात, अगर तुमको फार्मूला याद रखने में दिक्कत है तो फिर तुम वेन डायग्राम, अगर तुम्हारा क्लियर है, अगर तुम्हारा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो तुम वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हो। मैं तुमको दिखाऊंगा वेन डायग्राम से कैसे करते हैं इसको। अच्छा, पहले वैल्यूज़ बिठा देते हैं। तो एन C1 कितना है, एन C1 है 150 और इनका इंटरसेक्शन कितना है 30, तो 120 इज़ द आंसर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इसका ये मतलब है, ओ सॉरी, एकदम सॉरी, रुको, एन C1 तो 120 है और ये थे आपका 30, सॉरी 90 होगा इसका ना, हाँ वो मैंने गलती से 150 लिख दिया था वहाँ पर, सॉरी। तो गौर से देखो, C1 से अफेक्टेड होने वाले लोग कितने हैं, 120। अब मैं आपको क्या बोला था कि C1 से, ओनली C1 से अफेक्टेड होने वाले 120 नहीं है, ये मैंने बताया था। ये मत सोचना कि एन C1 गिवन है आपका 120, इसका मतलब 120 लोग C1 केमिकल से ही, सिर्फ और सिर्फ ओनली C1 केमिकल से ही अफेक्टेड है, ऐसा नहीं है। 120 में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको C2 से भी प्रॉब्लम है, जैसे कि तुम अभी देख सकते हो। अभी देखो कि C1 से सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट होने वाले कितने लोग हैं, 90 हैं, तो बाकी का 30 जितने भी लोग हैं ना, वो C2 से भी इफेक्ट हो रहे हैं। समझ आया, यही है भाई सेट्स का असली कॉन्सेप्ट। अच्छा, मतलब यू कैन से जो कॉन्सेप्ट हमें भी पढ़ रहे हैं ना, वही कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो C2 बट नॉट C1, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम ओनली C2, और ओनली C2 का फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। C2 कितना है भाई, 50 माइनस 30, 20। तो देखो टोटल C2 से अफेक्टेड होने वाले लोग 50 हैं, लेकिन 50 में से 20 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ओनली C2 से प्रॉब्लम है। ठीक है, ओनली C2 से प्रॉब्लम है, और बाकी 30 लोगों को C1 से भी प्रॉब्लम है। समझ आया, इसको अभी वेन डायग्राम से दिखाऊंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए ये। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर ये हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। देखो, मुझ पर भरोसा रखो और देखो इसको, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, देखना अभी वेन डायग्राम से अगर मैं बताता हूँ तो। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, नीचे। ओके, वेन डायग्राम मैं थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये बात याद रखना, और के साथ यूनियन, एन के साथ इंटरसेक्शन। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखो जैसे कि ऐसा, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए, अगर आप चाहते हो सुंदर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे सुंदर रखने में अच्छा लगता है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, सपोज ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है भाई, अच्छा तो देखो, ज़रा गौर से देखो, C1 कितना है 120, और C1 कौन सा पार्ट है बताओ, C1 आपका ये वाला पार्ट है, ये पूरा वाला पार्ट आपका C1 है। ठीक है, ये पूरा वाला पार्ट आपका C1 है, कितना है 120 है। और C2 मतलब क्या, ये पूरा वाला पार्ट। ठीक है, और कितना है ये 50 है। और C1 एंड C2 इसका मतलब होता है, लिख देता हूँ मैं, सॉरी मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है कि C1 इंटरसेक्शन C2। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। ओके, अच्छा मतलब कॉमन पॉइंट इनके बीच में, बिकॉज एंड है। ओके, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है, मतलब ये वाला, ये कितना है 30 है।
तो इसको मैं इस कॉमन वाले पार्ट में मैं 30 लिख देता हूँ। अच्छा, फिर गौर से देखो कि अगर पूरा C1 हमें पता है 120 है, ये पूरा C1 120 है, इसमें से हमने देखा कि ये वाला पार्ट 30 है, तो बाकी का पार्ट कितना होगा? 90 होगा। बाकी का पार्ट कितना होगा? 90 होगा। सिमिलरली C2 का पूरा पार्ट अगर 50 है और इतना पार्ट ऑलरेडी हमें पता 30 है, तो बाकी का पार्ट कितना होगा? 20 होगा। बाकी का पार्ट कितना होगा? 20 होगा। अब अगर हम गौर से देखें तो सिर्फ और सिर्फ ओनली C1 को हम कौन सा वाला रीजन मानते हैं? ओनली C1। ये है हमारा ओनली C1 वाला रीजन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली C1 केमिकल से अफेक्ट होने वाले कितने लोग हैं? 90। और ओनली C2 कौन सा वाला पार्ट होता है? ओनली C2 ये वाला पार्ट, इसको मिटा देता हूँ। ओनली C2 वाला पार्ट ये होता है। तो सिर्फ और सिर्फ C2 से अफेक्ट होने वाले कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, 20 हैं, ओके। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको दोनों से प्रॉब्लम है भाई, दोनों में ही उनको प्रॉब्लम है। C1 से भी प्रॉब्लम है, C2 से भी प्रॉब्लम है। वो कितने लोग हैं भाई? 30 लोग हैं। देखो कॉमन है, C1 में भी कॉमन है, C2 में भी कॉमन है, 30 लोग हैं। अब इनको सबको प्लस कर दो, कितना आता है देखो, 90 + 30 120, 120 + 20 ओके 140। तो हमने जब इसका यूनियन किया था, यूनियन मतलब क्या? इसको और इसको मिलाकर, ऐसा, इसको हम कहते हैं यूनियन, ठीक है। ये पूरा पार्ट मिलाकर, ओके, ये पूरा पार्ट मिलाकर इसको हम कहते हैं यूनियन, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट कितना आया था? सम हमें 140 मिला था, अभी काउंट किया हमने। तो जब हमने C1 यूनियन C2 किया था, देखो 140 आया यूजिंग फार्मूला, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। समझ आया इस क्वेश्चन को? तो वेन डायग्राम से और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है भाई क्वेश्चन। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वेन डायग्राम ड्रॉ करो और हो जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन आवर एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, आई गेस 10 क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। सब पार्ट्स, सब क्वेश्चंस कह सकते हैं। हमें बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, जस्टिफाई भी करना है क्यों सेट है और क्यों नहीं सेट है, ओके। अच्छा, पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। तो अगर आप किसी से भी पूछते हो, ठीक है, कि ऐसे महीनों का हमें लिस्ट बताओ, कलेक्शन बताओ जिन महीने का फर्स्ट लेटर J से शुरू होता है, तो जितने भी लोग होंगे दुनिया में, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो दूर किसी कंट्री के हो, चाहे वो किसी दूसरे सब कॉन्टिनेंट से हो, वो लोग हमेशा सेम ही आंसर देंगे, है ना। वो लोग बोलेंगे जनवरी, फिर जून, जुलाई, ठीक है ना। अच्छा, मतलब सबके लिए ये सेम है, और सबके लिए सेम मतलब वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब वो होगा क्या? सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J is a well defined collection of objects, as one can definitely identify a month that begins or belongs to this collection, hence this collection is a set। तो आपको लिखना है द कलेक्शन ऑफ all months of a year beginning with the letter J is a well defined collection of objects, as one can definitely identify a month that belongs to this collection,
to this collection. Hence this collection is a set. Hence this collection is a set. समझ आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि क्यों ये सेट है। सेट इसलिए है बिकॉज अगर तुम किसी को भी पूछोगे कि भाई मुझे बताओ कि हमारे 12 महीने होते हैं हमारे एक साल में, तो ऐसे कौन से महीने हैं जिनका फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होता है, तो बहुत लोग कहेंगे फर्स्ट जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। ठीक है ना भाई? हाँ, और ये तुम किसी को भी पूछ लो, हर किसी का सेम ही उत्तर होने वाला है। तो इसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज हर कोई पहचान पाएगा कि हाँ भाई इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन 2 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोमन 2 वाला क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या होगा? इसमें जंग छिड़ जाएगा भाई। कोई बोलेगा भाई ये राइटर्स अच्छे हैं, कोई बोलेंगे भाई नहीं ये राइटर अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं वो राइटर अच्छा है। तो यहाँ पर जंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए ये सेट नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंट पीपल है। रोमन 2 में कहा गया था मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये इसमें कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा, सब डिफरेंट अपना आंसर कहने वाले हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा बिकॉज सबका आंसर सेम नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन सेम नहीं है, सबका कलेक्शन सेम नहीं है। अगर सबका कलेक्शन सेम होता तो उसे हम वेल डिफाइंड कहते हैं। ओके, लेकिन ये नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा नो, ये आपका नहीं होगा। नो बिकॉज द क्राइटेरिया for determining a writer's talent vary from person to person। मतलब सोच सकता है कि कोई एक पर्सन है, एक राइटर है जिसका टैलेंट किसी को पसंद आया, हो सकता है किसी और को ये पसंद नहीं आया, किसी और को एक और बंदा पसंद आया, एक और राइटर पसंद आया जिसका टैलेंट और भी अच्छा है। ठीक है ना? तो इसीलिए सबका जो आंसर है वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का आंसर। अब रोमन 3 कह रहा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें भाई फिर से जंग छिड़ जाएगा। कोई बोलेगा कि हमारे इंडियन गॉड ऑफ क्रिकेट जो मानते हैं लोग, सचिन तेंदुलकर सर, उनको मान सकते हैं। कोई मानेगा विराट कोहली, कोई मानेगा MS धोनी, कोई मानेगा रोहित शर्मा, कोई मानेगा भाई अपना रिकी पॉन्टिंग। अब इसके बाद पाकिस्तान का तो वैसे कुछ खास नहीं है, इमरान खान ही है मेन अगर देखा जाए तो। ठीक है, शोएब अख्तर है बॉलर में, वसीम अकरम है बॉलर में, बैट्समैन में तो भाई वही है, और शाहिद अफरीदी भी कह सकते हैं हम। और अगर बाहर की बात करें तो बॉलर्स में ज़हीर खान भी है हमारे, भुवनेश्वर कुमार भी है। ठीक है, लेकिन उनका थोड़ा सा भी यू कैन से डाउनफॉल चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, है तो अपनी इंडियन ही है ना, तो उनको हेट करके कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको हेट करना ही नहीं है, बस सिंपल सी बात है, अपनी इंडियन ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे कंट्री से हैं उनको हम हेट करेंगे। इनफैक्ट दूसरे कंट्री के लोगों को भी हमें हेट नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस वो हमें हेट करे, है ना। जब तक कि वो हमें हेट नहीं करे, हम क्यों हेट करें भाई, है ना। इसके बाद अगर देखें तो अच्छा बॉलर है जेम्स एंडरसन है, बहुत बेहतरीन बॉलर है भाई, ओजी बॉलर है भाई, ओजी बॉलर एकदम। फिर अपने डेल स्टेन है, जिनका इंजरी की वजह से उनका करियर बहुत मतलब यू कैन से पहले जैसा एकदम था ही नहीं। और ठीक है, 6 या 7 साल से वो अपने टॉप में थे ICC रैंकिंग में, और ICC रैंकिंग नहीं, पूरा इंडियन जो है क्रिकेट में जो रैंकिंग होता है बॉलिंग में, तो वो भी एक अंडररेटेड भी कह सकते हैं आप इसको, बिकॉज वो पूरा खेल नहीं पाए ठीक से। और भी अगर खेलते तो और भी अच्छा होता उनका, और भी अच्छा उनका स्टैट्स होता, लेकिन फ़िलहाल उनके इंजरी की वजह से वो कर नहीं पाए ऐसा। और हमारे रवि अश्विन है ना, इसके बाद सर जडेजा भी है। तो क्रिकेट बैट्समैन की बात हो रही है तो भाई मैं बॉलर की बात नहीं लूँगा। बैट्समैन में बहुत लोग हैं, ठीक है, ब्रायन लारा भी है, क्रिस गेल भी है, लेकिन मेरा मानना
कुछ और हो सकता है, आपका मानना कुछ और हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सेट नहीं बन पाएगा। ये कलेक्शन जो है ये रैंडम कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका भी आंसर जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, बस इसमें राइटर्स की जगह पर आपको बैट्समैन का टैलेंट लिखना है आपको, बस सिंपल, ठीक है, बिकॉज मैं और लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना। सो डिटरमाइन ए बैट्समैन्स डिटरमाइनिंग ए बैट्समैन्स टैलेंट, ठीक है। तो यही बात है कि हेट मत करो यार, अपनी देश के लोग हैं भाई, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरे देश से आने वाले लोग हैं ये जिनको हम हेट कर रहे हैं। इनफैक्ट दूसरों को भी हमें हेट नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस एज आई सेड, जब तक कि वो हमें हेट ना करे हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें इनिशिएटिव नहीं लेना है भाई, उनको पहले करने दो, ठीक है ना। उनके पास तो कोई रीज़न होगा ना करने का हेट, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रीज़न है उनको हेट करने का, ठीक है ना। अगर हम फालतू का हेट करते रहेंगे विदाउट एनी रीज़न तो कैसे होगा। कुछ रीज़न होना चाहिए ना इसके पीछे कि हम क्यों हेट कर रहे हैं उनको, बिकॉज वो हमें हेट कर रहे हैं, हम भी हेट कर रहे हैं, सिंपल। लेकिन अगर हम खुद हेट कर रहे हैं उनको लेकिन वो हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये तो भाई उल्टा हो गया ना केस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है मुझे जब खुद के लोग, मतलब खुद के देश के लोग, जो प्लेयर्स होते हैं उनको लोग हेट करने लगते हैं भाई, ठीक है। जो उनके देश के लिए खेल रहे हैं उनको लोग हेट करते हैं, जो उनके देश के लिए नहीं खेल रहे हैं जैसे फॉरेनर्स, उनको वो पसंद करते हैं भाई, है ना। तो ये सबसे आयरनिकल चीज़ है जो मैंने अभी तक देखा अभी सोसाइटी में, ठीक है। घर के लोगों को कोई इज़्ज़त नहीं करता, बाहर के लोगों को इज़्ज़त करता है ना। इसके बाद देखो रोमन 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखो ये भी सेट होगा कैसे, क्योंकि अगर यहाँ से पूछता कि द कलेक्शन ऑफ ऑल, यू कैन से खेलने कूदने वाला अगर कोई है, ठीक है, यू कैन से स्पोर्टी बॉयज़। स्पोर्टी मतलब क्या है, यू कैन से जो स्पोर्ट्स में अच्छे हो, स्पोर्ट मतलब एकदम यू कैन से सिर्फ खेल कूद में अच्छे हैं, पढ़ाई में नहीं। अगर बोले कि स्टडीज़ मतलब सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं ऐसे लड़के, तो तब उसका कलेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। तब इसका कलेक्शन अलग अलग होगा। कोई मानेगा कि ये बहुत पढ़ने में अच्छा है, कोई बोलेगा ये पढ़ने में अच्छा है, बोलेगा नहीं ये पढ़ने में अच्छा है, नहीं तो ये खेलने में अच्छा है। लेकिन इसमें लिखा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, तो जब भी तुमको पूछेगा कि भाई तुम्हारे क्लास में हर एक लड़के का तुमको कलेक्शन बताना है, तो तुम हर एक लड़के का नाम लिखोगे, ठीक है। ये तुम सिर्फ नहीं लिखोगे, तुम्हारा दोस्त भी वही करेगा, तुम्हारे दोस्त अगर नहीं तो तुम्हारा कोई एक क्लासमेट भी वही करेगा, कि जब उनको बोला जाएगा कि भाई तुमको अपने क्लास का जितने भी लड़के हैं उनका कलेक्शन लिखो, मतलब सबका नाम लिखो, तो वो सबका नाम ही लिखेगा, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नाम वो छोड़ देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक सेट हो जाएगा, ठीक है, ये एक सेट हो जाएगा, यस हो जाएगा इसका आंसर, यस एज इट्स ए well defined collection of objects and we can definitely identify a boy who belongs टू दिस कलेक्शन। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर रोमन 5 ये है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये भी सेट होगा, क्यों, बिकॉज अगर आप किसी को भी पूछते हो कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर्स है लेस देन 100 उनका आपको कलेक्शन बताओ, तो वो सभी बोलेंगे कि 1 से लेकर 99 तक। ये हर कोई बोलेगा, ऐसा नहीं कि किसी ने 1 से लेकर 101 तक वो बोलने जाएगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी से भी आप पूछते हो अपने दोस्त से या फिर किसी दूसरे कंट्री से पूछते हो, दूसरे कंट्री से लोगों से पूछते हो, तो वो भी सेम ही आंसर देने वाले हैं कि 1 से लेकर 99 तक होंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। तो ये भी एक सेट होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा लिखने से, और टाइम इज़ प्रीशियस, ठीक है।
इसको मैंने लिख दिया यस। अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा एज वी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन नंबर, लिखो यहाँ पर एन नंबर लिख दो दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, बस ठीक है, थोड़ा चेंज होगा इसमें। फिर रोमन 6 देखो क्या कह रहा है। रोमन 6 कह रहा है कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी या फिर मुंशी जो भी बोलो भाई, इसका स्पेलिंग मुझे ठीक से नहीं आता, ठीक है। अब ये MUN मुंशी भी हो सकता है, मुंशी भी हो सकता है, क्या पता। ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ओके। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका एक सेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये नहीं पूछा कि कलेक्शन ऑफ गुड नोवेल्स या फिर बेस्ट नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगर बेस्ट या फिर गुड होता तो लोगों के बीच में जंग छिड़ जाता फिर से कि भाई ये बेस्ट है, नहीं वो बेस्ट है, नहीं ये वाला बेस्ट है, नहीं वो वाला बेस्ट है, ऐसा हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा कि सारे नोवेल्स के नाम लिख दो भाई, तो सारे नोवेल्स के नाम लिखोगे तो कोई भी ऐसा नहीं कि किसी को ये वाला नोवेल पसंद नहीं है तो वो एक्सक्लूड कर देगा, नहीं। क्वेश्चन इज सारे नोवेल्स जिन्होंने मतलब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल्स लिखे सबका तुमको कलेक्शन करना है, नाम लिखना है। तो सबका नाम लिखेंगे तो कोई लेफ्ट आउट नहीं होगा, मतलब सबका नाम होगा। और ये सब नाम क्या लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे, है ना। कलेक्शन मतलब जितने भी नोवेल्स उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने लिख के रखे हैं, उन सब का नाम लिखो, कलेक्शन करो उनका, ठीक है। तो ये जो भी लिखेगा वो सारे के सारे नोवेल से लिखेंगे या फिर लिखेगा जो भी है, तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देता हूँ भाई, ठीक है। अच्छा, तो आपको लिखना आइडेंटिफाई ए नोवेल व्हिच बिलोंग्स, अच्छा इसमें हु नहीं होगा, व्हिच होगा, नंबर व्हिच होता है। ए नोवेल व्हिच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑल नोवेल्स लिखा है मतलब सारे के सारे नोवेल्स, और सारे के सारे नोवेल्स मतलब इसमें कोई भी यू कैन से कम नहीं होगा कुछ भी, ओके। जितने भी नोवेल्स होंगे सब आपको लिखना ही है। और ये आप किसी से भी पूछ सकते हो, तो वो अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई मुझे बताओ मुंशी प्रेमचंद के सारे नोवेल्स के नाम बताओ, तो वो सारे के सारे नोवेल्स के नाम ही बताएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ वो नहीं बताएगा, हर कोई बताएगा। लेकिन अगर आप पूछते हो कि आपके हिसाब से बेस्ट नोवेल कौन सा होगा मुंशी प्रेमचंद का, तो वो कुछ आंसर देगा अलग, दूसरा कोई आदमी कोई और आंसर दे सकता है, तो वो सेट नहीं होगा। लेकिन ये वाला पार्ट सेट होगा, ओके। सो अच्छे से समझो। फिर रोमन 6 देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी सेम, ये भी सेट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप किसी से भी पूछते हो कि भाई जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन बताओ, तो इवन इंटीजर क्या क्या है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस से लेकर यू कैन से -8, -6, -2, -2, फिर 0 तो नहीं होगा, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे करते 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 आपके होते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ इवन वाले इंटीजर मतलब क्या, नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। 0 तो नहीं होगा, ओके। 0 को हम एक्सक्लूड करेंगे इंटीजर से, इवन से, बिकॉज 0 को हम ऑड भी नहीं मानते, इवन भी नहीं मानते, ओके। अच्छा, लेकिन अगर 0 लिखा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिकॉज हम बहुत बचपन में ऐसे भी पढ़ते थे कि 0 भी एक इवन नंबर है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट इज 0 इज़ नथिंग, मतलब इसको हम कॉन्फर्म नहीं कह सकते कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये आपको क्या करना है, रोमन 7 आपको लिखना है, सेम आपका आंसर लिखना है, डेफिनेटली ए इंटीजर लिख दो, ठीक है। एन इंटीजर या फिर एन इवन इंटीजर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एन इवन इंटीजर व्हिच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, रोमन 8 देखते हैं, चलो रोमन 8 क्या कर रहा है। रोमन 8 है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी एक सेट होने वाला है। बिकॉज इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन बताओ। सो ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 का तुमको कलेक्शन बताओ, अगर वो होता तब भी वही होता, आंसर सेट ही होता। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि बताओ इस चैप्टर से बेस्ट क्वेश्चंस क्या क्या है या फिर हार्ड क्वेश्चन क्या क्या है, तब डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट उनका क्वेश्चन हो जाएगा। किसी को लगेगा कि वाला क्वेश्चन मेरे लिए टफ है, कोई बोलेगा तो ईजी है भाई, मेरे लिए तो वो टफ है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन है सबका कलेक्शन, मतलब इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा, कोई भी एक्सक्लूडिंग पार्ट नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होगा, मतलब ये सेट हो जाएगा,
किसी से भी पूछ लो, अगर तुम किसी से भी पूछते हो तो काउंट करके वो सेम ही आंसर देगा, सेम ही क्वेश्चन, सेम ही नंबर ऑफ क्वेश्चन वो बताएगा जितने तुम बता रहे थे या फिर वो बता रहा था। ये सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, बिकॉज ये सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस्ट क्वेश्चन लिखा जाता या फिर हार्ड क्वेश्चन होता तब ये सेट नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन which belongs to this collection, ओके। अच्छा, फिर रोमन 9, अच्छा 10 क्वेश्चन नहीं थे, पर 9 क्वेश्चन थे, ओके नाइस। 9 क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये भी एक सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है? बिकॉज मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का हमें कलेक्शन बताया गया है। अब किसी के लिए लग सकता है कि लायन सबसे डेंजरस है, मतलब सबसे खतरनाक खूंखार है, और किसी के लिए लग सकता है कि टाइगर बहुत खूंखार है, किसी के लिए लग सकता है कि भाई अगर मैं देखूं तो सपोज़ क्या कहते हैं इसको, हाँ बियर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, किसी के लिए लग सकता है, या फिर किसी के लिए लग सकता है कि भाई नहीं हाइना सबसे डेंजरस है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि ए कलेक्शन ऑफ ऑल एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तब ये सेट हो जाता। दुनिया में जितने भी एनिमल्स है उनका सेट बनाओ तो ये कलेक्शन हो जाता, सॉरी उनका कलेक्शन बताओ तो ये सेट हो जाएगा, बिकॉज सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मोस्ट डेंजरस लिखा है तो ये सेम नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, ओके। तो इसका आंसर होगा नो। तो इसका मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ भाई साहब। देखो भाई बहुत टाइम जा चुका है, आधा घंटा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मे बी एक थोड़ा सा लंबा सेशन होगा। नो, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरस एनिमल्स, डेंजरनेस लिख देता हूँ, फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरनेस, कितना खूंखार है वो, डेंजरनेस ऑफ एन एनिमल, इसको थोड़ा साइड में लेके जाता हूँ, ऑफ एन एनिमल वेरी पर्सन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो एक एनिमल कितना डेंजरस है, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई मानेगा कि ये डेंजरस है, कोई मानेगा वो डेंजरस है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन जितने भी पार्ट्स हैं मैंने कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस, ओके। क्वेश्चन में एक सेट गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट्स है आपके 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 इज़ डैश ऑफ ए। तो हमें बताना है कि क्या 5A सेट पर है या फिर A सेट में है, क्या 5A सेट का कोई एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू साइन, अगर एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू साइन। तो 5 तो इस सेट में है तो हमें बिलोंग्स टू साइन देना है, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। फिर हमें देखना है 8 डैश ए, क्या 8 इस सेट में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, मतलब नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल। फिर रोमन 3 देखो, रोमन 3 है 0 डैश ए, क्या 0 इस एलिमेंट, सॉरी 0 इस सेट में है? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। फिर रोमन 4 देखो, रोमन 4 क्या कह रहा है? 4 डैश ए, क्या 4 इस सेट में है? हाँ जी है, तो बिलोंग्स टू होगा, सिंपल भाई, बहुत आसान है भाई, तुम कर लोगे भाई, आई नो। फिर 2 डैश ए, क्या 2 इस सेट में है? हाँ जी है, तो बिलोंग्स टू वाला साइन लगा दो। रोमन 6 10 डैश ए, क्या 10 इस सेट में है? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। समझ आया? इजी क्वेश्चन है, हाँ भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है भाई? 6 क्वेश्चन है ना। अच्छा, इजीली हो जाएगा। देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ओके, ठीक है भाई, रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला, आसान है। तो पहला सेट ए है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, और इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि -3 से बड़ा और बराबर है, लेकिन 7 से छोटा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं?
रोस्टर फॉर्म में बहुत आसान है, इंटीजर है, ठीक है। एक्स का वैल्यू मतलब एक्स एक एलिमेंट है हमारे सेट का, तो सेट ए जो हो जाएगा -3 के बराबर है और -3 से बड़ा, तो -3 के बराबर, -3 से बड़ा कौन, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटा, मतलब 7 यहाँ पर नहीं होगा, तो मतलब अप टू 6 होगा हमारा आंसर। समझ आया? इजी है, क्लियर है, मज़ा आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, इंटीजर बोला तो इंटीजर में 0 भी आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मतलब रोमन 2। रोमन 2 में क्या बोला, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन नेचुरल नंबर। ओके, x एक नेचुरल नंबर है भाई साहब, x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो बहुत आसान हो गया, ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखो जो 6 से छोटे हैं, ये बहुत आसान है। ये तो भाई पानी पानी जैसा क्वेश्चन है। तो जितने भी नेचुरल नंबर से 6 से छोटे उनको लिख दो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, बस हो गया आपका आंसर। फिर आ जाते हैं अपने रोमन 3 वाले क्वेश्चन में। सी है सेट और इसमें लिखा है कि x सच दैट x इज़ ए 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। तो 2 डिजिट होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, सच दैट उनका डिजिट का सम होगा 8। तो सबसे पहले 17, तो 17 में 1 और 7 को प्लस करोगे तो 8 मिलेगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी कर दो, मतलब 71, तभी 8 मिलेगा। फिर 26, 2 + 6 8, इसका उल्टा कर दो 62। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, ठीक है, बार बार इसको मैं लिखने से अच्छा एक ही बार लिख देता हूँ। 17 लिखो, 17 में जो डिजिट्स हैं 1 और 7 उनका प्लस करोगे तो 8 मिलेगा। फिर इसका उल्टा करो 71, ये भी सेम। फिर 26 कर दो, 2 और 6 प्लस करोगे तो 8, 62 कर दो। फिर 35 कर दो, 3 + 5 8, इसका उल्टा कर दो 53। फिर 44 कर दो, ठीक है। इसके बाद 44 के बाद और क्या हो सकता है बताओ। 44 के बाद 53 बोला मैंने, 62 को बोला, और हाँ 80 बोल सकते हो। 80, 8 + 0 कितना होता है 80, सॉरी 8 + 0 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके नाइस, ये हो गया आपका सेट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं रोमन 4 की तरफ। रोमन 4 में बोला गया है सेट डी है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। एक्स एक प्राइम नंबर है, एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि आपका 60 का डिवाइज़र है, मतलब फैक्टर भी कह सकते हो या फिर डिवाइज़र भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइज़र मतलब डिवाइड कर रहा है। ओके, 60 का डिवाइज़र है। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर बताओ। तो 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ D इक्वल्स टू 2 एक प्राइम नंबर भी है और 60 का डिवाइज़र भी है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, उसका डिवाइज़र भी है। फिर आपका 5 भी प्राइम नंबर है, उसका डिवाइज़र है। और कुछ है क्या? नहीं है, बस इतना देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद रोमन 5 क्या कह रहा है भाई, सेट E इक्वल्स टू द सेट ऑफ, सॉरी इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, द सेट ऑफ ऑल letters in the word, the set of all letters in the word trigonometry। तो इनका कुछ सेट बनाना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो सेट ई बना लिया, टी है टी लिख दिया, आर है आर लिख दिया, फिर आई है आई लिख दिया, जी है जी लिख दिया, ओ है ओ लिख दिया, एन है एन लिख दिया, ओ फिर से आगे रिपीट नहीं होगा, एम लिख दिया, ई लिख दिया,
इसके बाद टी फिर से आ गया है, रिपीट नहीं होगा, आर फिर से आ गया है, रिपीट नहीं होगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। जितने भी लेटर्स है जो कि 2 बार आया है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज रिपीटेशन नहीं होता सेट्स में। ओके, रोमन 6 देखो, रोमन 6 लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। एफ सेट है, अरे बार बार कर्ली ब्रैकेट दे रहा हूँ। द सेट ऑफ ऑल letters in the word better, BETTER, इस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका तुमको सेट बनाना है। तो आसान है, पहले होगा आपका बी हो जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, टी फिर से आ गया मतलब रिपीट नहीं होगा, ई फिर से आया रिपीट नहीं होगा, और आर आ जाएगा, BETR हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, लेकिन जगह नहीं होगा, नीचे जगह बनाना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये सिलेक्ट हो गया, और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, डन। और इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ ऐसे। भाई साहब का टोपी वहाँ चला गया, ये लो टोपी पहन ले, चलो टोपी पहन ले इसने। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए ये देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अभी हम 3 कर रहे थे ना, हाँ 3 का है ना, हाँ 3 कर रहे थे हम, 4 होगा अभी, है ना। हाँ, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रोमन 1 क्या है? रोमन 1 है 3, 6, 9, 12। ठीक है, अरे रुको, प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या दिख रहा है आपको? 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं क्या? नहीं, हाँ ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने इसको सेट का नाम दे दिया a, तो इसको लिखो x सच दैट x इज़ ए मल्टीपल, x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3 को हम 3n से डिनोट करते हैं, याद रखना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 3n, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बताया था आपको। सो x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x का वैल्यू बता दो भाई, नेचुरल नंबर है तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नहीं तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स भी तो आ सकते हैं ना। हाँ, और फिर आपको बताना है कि ये जो नेचुरल नंबर है कहाँ से कहाँ तक है ना, बिकॉज ये नेचुरल नंबर तो कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू, तो आपको सेट कर देना लिमिट। ठीक है, कि 1 से बराबर है, ठीक है, 1 सॉरी x मल्टीपल, ओ सॉरी, रुको, इसकी ज़रूरत नहीं है तो ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका ज़रूरत नहीं, अच्छा रुको, मैं गलती कर रहा हूँ बार बार इसमें। एक्चुअली यहाँ पर कुछ गलती नहीं है, यहाँ पर लिखो वेयर, ठीक है, वेयर लिखो एंड लिखो। अब लिखो x का जो वैल्यू है वो 1, रुको, जो x का वैल्यू मैं क्या दूँ भाई, 3 से लेकर 12 तक। लेकिन इसको मैं ऐसे लिखूँगा तो इतना तक लिखने से भी कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत तो होना चाहिए भाई। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ना लिख कर वैसे लिखता हूँ 3n। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि x सच दैट x इज़ इक्वल्स टू 3n। ठीक है, 3n से लिखोगे तो बेटर होता है। 3n और n का जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और इसका वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, मतलब 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा, और 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर। बिकॉज अगर n का वैल्यू 1 होता है तो 3 आएगा, अगर n का वैल्यू 2 होता है तो 6 आएगा, अगर n का वैल्यू 3 होता है तो 9 आएगा, अगर n का वैल्यू 4 आता है तो 12 आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये हो गया, तो आगे बढ़ते हैं रोमन 2 की तरफ। रोमन 2 क्या कह रहा है देखते हैं। रोमन 2 में है 2, 4, 6, 8, 16, 32। इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला कि आप लिख सकते हैं कि x इज़ ए फैक्टर ऑफ 32 लिख सकते हैं। ठीक है, x इज़ ए फैक्टर ऑफ 32 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखोगे, देखो जो मर्जी लिख सकते हो। इसको मैं b से डिनोट कर देता हूँ।
एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 to the power n, और n का वैल्यू नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा और बराबर, 5 से छोटा और बराबर। अगर आपको ऐसे लिखने में दिक्कत है तो वैसे बताया था कि x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 32 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस ये लिख देना है, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसे लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको n का वैल्यू 1 बिठा दो तो 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 बिठा दो तो 4 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 बिठा दो तो 2 क्यूब कितना 8 हो जाएगा, n का वैल्यू 4 बिठा दो तो 2 to the power 4 16, n का वैल्यू 5 2 to the power 5 32। ओके, लिखने के बहुत से तरीके हैं। ओके, नथिंग इज़ फिक्स्ड, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोमन 3 देखते हैं। रोमन 3 है कि 5,25, 125, 625, मतलब 5 to the power n, ठीक है, 5 के पावर में ऐसा है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है, लिखना है वेट, इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको फैक्टर ऑफ 32 कहता हूँ तो 6 to इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा ना। अच्छा, उसको मल्टीपल ऑफ 6, सॉरी फैक्टर ऑफ 32 मत लिखो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मैंने देखा नहीं, 6 है यहाँ पर, 6 32 को डिवाइड नहीं करता, 4 करता है, 2 करता है, लेकिन 6 नहीं करता ना, इसलिए इसको छोड़ो, ठीक है। इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा, वो वाला मत लिखना कि फैक्टर ऑफ 32, ये वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज 6 आ जाएगा ना इसमें, 6 तो भाई फैक्टर नहीं है 32 का, मतलब डिवाइड नहीं करता 32 को। ओके, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से लिख देना इसको, ठीक है। इसके बाद हाँ, तो मैं क्या लिख रहा था ना, हाँ इससे वाला, तो x सच दैट x इक्वल्स टू 5 का पावर में n, n एक नेचुरल नंबर होगा और कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 4 तक, 1 से बड़ा 1 के बराबर, 4 से बड़ा, सॉरी 4 से छोटा 4 के बराबर, ठीक है। बिकॉज हमें पता है 5 का पावर 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125, 5 to the power 4 इक्वल्स टू 625, याद रखें, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ा जाए, रुको, थोड़ा सा ये वाला कलर चूज़ करते हैं। रोमन 4 2,4,6 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा चलेगा, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका ये है, सपोज ये d है, तो x सच दैट x क्या लिखोगे, देखो इवन है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर कह सकता हूँ उसको, ठीक है। तो बस x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट नहीं देना, बिकॉज ये इनफाइनाइट सेट है, तो जैसा है वैसे लिख दो। तो जब अगर किसी को पूछो आप कि भाई इवन नेचुरल नंबर का सेट बताओ या फिर कलेक्शन बताओ, तो वो यही बताएगा, 2 4 6 8 9 10 11 9 10 12 14 16 ऐसे करके बताता जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, फिर 1 4 9 अप टू 100, ये भी एक फाइनाइट सेट है। अच्छा, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है कि x कैसा फॉर्म में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। और x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 10 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, देखा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर लिख सकता हूँ, जहाँ पर n का वैल्यू नेचुरल नंबर है और n कहाँ से कहाँ तक है भाई, 1 से बड़ा 1 के बराबर, 10 से छोटा 10 के बराबर। क्लियर बात है, ओके। उम्मीद करता हूँ ये वाला एक्सरसाइज आपका एकदम पानी जैसा जा रहा होगा, बिकॉज मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ईजी लगनी चाहिए, अगर नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिल छोटा मत करो भाई, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारा देखो सब कुछ फ्लुएंट हो जाएगा, देखना।
मतलब ऐसा क्वेश्चन तुमको एकदम तुमको करना नहीं पड़ेगा, तुम दिमाग में सोच के इसका आंसर दे सकते हो। ओके अच्छा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, हमें एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। ठीक है, लिस्ट मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के बोलेंगे वो, लेकिन आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बिकॉज वो सेट बिल्डर फॉर्म में उन्होंने दिया है, तो हम क्या करोगे, आप तो रोस्टर फॉर्म में लिखोगे ना भाई। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर सिर्फ उसे बोला है, रेंज नहीं बोला, मतलब भाई ये इन्फिनिटी तक चलेगा, मतलब इनफाइनाइट सेट है ये। ओके अच्छा, तो इसमें लिखो a इक्वल्स टू जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स है 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा। ठीक है भाई, फिर क्वेश्चन नंबर 2 मतलब रोमन 2, ये है आपका b इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। x एक इंटीजर है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ भी है, और इसका रेंज बता दिया गया है -12 से लेकर ये 9/2 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर कोई इक्वल टू साइन नहीं है, मतलब इनके बीच में है। ओके अच्छा, -12 से लेकर इसके बीच में, -12 के बाद क्या आएगा, -12 के बाद आएगा आपका 0, और 9/2 कितना होता है 4.5, 4.5 से छोटा वैल्यू इंटीजर क्या होगा 4, तो आपको 4 तक लिखना है। ओके अच्छा, तो मैं फिर से बताता हूँ, देखो कैसे होगा। x एक इंटीजर है, क्या इंटीजर कभी पॉइंट में आ सकता है, नहीं। इंटीजर मतलब -1 +1 0 -2 +2 ऐसे वैल्यूज़, मतलब डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होते। ठीक है अच्छा, तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो x का वैल्यू है वो -12 से बड़ा है, लेकिन 9/2 से छोटा है। ठीक है, तो -12 से बड़ा इंटीजर कौन है, ऑब्वियसली तुम बोलोगे 0। ठीक है, -1 फिर -12 फिर 0 फिर 1 2 3 करके चलता जाएगा, नंबर लाइन में आप देख सकते हैं। तो आपको 0 लिखना है सबसे पहले। 0 के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि 9/2 कितना होता है 4.5, 4.5 से छोटा, छोटा का साइन देखो, लेस देन साइन, तो 4.5 से छोटा इंटीजर कौन है 4, तो आपको 4 तक लिखना है। सो 1 0 1 2 4 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्वेश्चन को देखो और ट्राई करो कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना, कहना क्या चाहता है लौंडा। अगर लौंडे को कुछ ऐसा है कि आपको इसको ऐसे करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, तो उसको आपको ऐसे ही करना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने जब क्लासेस लिए थे लेक्चर्स में, उसमें मैंने करवाया है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कि x का वैल्यू जो है वो कुछ होगा, लेकिन x² का जो वैल्यू होगा वो 4 से छोटा या फिर 4 के बराबर, और एक इंटीजर हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें -2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 के बराबर है। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, जो कि 4 से छोटा है, ये भी पॉसिबल है। 0 का स्क्वायर करोगे, 0 भी एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर करोगे 0, जो कि 4 से छोटा है। फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 4 से छोटा। +2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 के बराबर। ये कुछ आपका सेट बन जाएगा। ठीक है, ये वही सेट है जहाँ पर आपका इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो या तो वो 4 के बराबर आएगा इक्वल टू, या फिर उससे छोटा आएगा। डन ओके अच्छा, फिर देखो रोमन 6 क्या कहता है, d इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ ए लेटर इन द वर्ड वॉवल, सॉरी लॉयल है, लॉयल। ओके चलो लिखते हैं इसको। तो जितने भी लेटर्स हैं सब कुछ लिख दो भाई रोस्टर फॉर्म में। L है तो L लिखो, O है O लिखो, Y है Y लिखो, A है A लिखो। L फिर से आ गया, रिपीट मत करो, तो बस इतना ही होगा। ठीक है, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड है। इसमें गिवन है x इज़ ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज़। 31 डेज़ नहीं है ऐसे मंथ हमें लिस्ट आउट करने हैं, बहुत आसान है।
सबसे पहले फेब्रुअरी, ठीक है, फेब्रुअरी, तो मैं इसको फैब लिख देता हूँ शॉर्टकट में। फेब्रुअरी के बाद अप्रैल, फिर आपका जून, फिर आपका सितंबर, फिर आपका नवंबर, ठीक है। इनमें आपके 31 डेज नहीं है। डन। तो रोमन 6 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो के से पहले, के जो शब्द है, लेटर है, उससे पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको आपको लिस्ट आउट करना है। कॉन्सोनेंट की बात करें भाई, कॉन्सोनेंट, ठीक है, भावल नहीं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसका पहला कॉन्सोनेंट क्या होगा? बी होगा, बी सी डी। ई नहीं होगा, ई वावल है। एफ जी एच आई जे, ठीक है। आई नहीं होगा, सॉरी, ये तो वावल है, सॉरी सॉरी सॉरी, जे तक होगा। बिकॉज हमें पता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के से पहले, मतलब के को छोड़कर इससे पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कौन से हैं? कॉन्सोनेंट है तो ए हट जाएगा, आई हट जाएगा, बिकॉज वो भावल है। ई भी हट जाएगा, वो भावल है। तो ये बन जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट्स प्रीसीड्स के। प्रीसीड मतलब पीछे, सक्सीड्स मतलब आगे, सक्सीड्स मतलब आगे, प्रीसीड्स मतलब पीछे। तो ये हो जाएगा आपका सेट, ठीक है। डन है। क्या अभी तक आपको समझ में आया सब कुछ? अगर समझ में आया है तो खुद को एक यू कैन से शाबाशी दो कि भाई हाँ, मुझे चैप्टर मज़ेदार लगा। मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अभी तक जो एक्सरसाइज में करवाए गए हैं, अभी तक मैंने सब कुछ कर लिया है। मतलब मैं अभी सेट हो चुका हूँ इस चैप्टर में। अब आगे के जो एक्सरसाइज होंगे उनमें भी मैं सेट हो जाऊँगा, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है ना। ये आपको सोचना है। तो ये मैथ्स द फॉलोइंग है, तो मैं पहले ऑप्शंस लिख लेता हूँ भाई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर मैं अभी लिखने वाला हूँ आपके सामने। इसका आंसर क्या क्या होगा, मैचिंग करते चलो। 1 2 3 6, ओके। ये तो हमें दिख रहा है कि यू कैन से नेचुरल नंबर्स हैं, हाँ। तो x सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। x इज़ ए और नेचुरल नंबर, 2 और 6 इवन है, ये भी गलत। x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, ये करेक्ट है। तो 1 के साथ आपका c हो जाएगा, रोमन 1 के साथ आपका c हो जाएगा। फिर रोमन 2, ये डन हो गया ना, हाँ, ये डन है, ये और ये डन है। फिर 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो x इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज 6 का डिवाइज़र मतलब फैक्टर कह सकते हो, मतलब डिवाइड करते हैं 6 को, और प्राइम नंबर भी है, तो 2 और 3 प्राइम नंबर भी है और 6 को डिवाइड भी करता है, मतलब ऑप्शन 2 इक्वल्स टू ऑप्शन ए। ये हो जाएगा आपका रोमन 2 इज़ इक्वल्स टू क्या बोलते हैं इसको, ए। ये हो गया। फिर मैथमेटिक्स, ये तो भाई अपना रोमन 3 तो आपको देखने को पता लग जाता है कि भाई, देखने से पता लग जाता है कि ये एक्स इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अपना इजी हो जाएगा, इसमें तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट रोमन 4, क्या बचा भाई? रोमन 4 के साथ बी बच गया, ठीक है। बिकॉज देखो 13579 और है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इट इज़ एन और नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, ठीक है। तो रोमन 4 के साथ हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई, डन है, हाँ। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज होता है यहाँ पर ख़त्म। मुझे लगा था थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इसको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है, और अपने आप को सेफ रखें, ठीक है, और टेक केयर एंड बाय बाय।